हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आई होप आपने पीछे के सारे लेसन्स देख लिए होंगे अभी तक। पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको इसके पहले की आ गई होगी। 1857 का रिवोल्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो भी आपने पढ़ा होगा। एंड होप सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं है क्लियर तो आप मुझे मैसेजेस वगैरह कर सकते हो और डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का ग्रोथ कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स थे, ठीक है, और किस तरीके से वो डेवलप हुआ। हम लोगों को पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की सही मायने में जो शुरुआत थी वो हुई 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। ठीक है, कांग्रेस का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं और वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ से, इस 1885 से पहले भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जो नेशनल कॉन्शियसनेस है वो ग्रो होती है इंडिया के अंदर और डेवलप होती है विद द ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। नाउ भैया, ये हमने देखा था 1857 का जो रिवोल्ट था, इसने ब्रिटिश यॉर्क को चैलेंज किया। क्या किया? जो ब्रिटिश यॉर्क था, यानी कि ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था या ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में, उसको हमने चैलेंज किया। हालांकि वो फेल कर गया, लेकिन उसके बहुत बड़े पॉजिटिव स्टैंड्स हमको मिले। जैसे हमको मिला फीलिंग ऑफ यूनिटी, डिटर्मिनेशन और पैट्रियोटिज्म। ठीक है, ये तीन हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। और वहाँ पर जो एजुकेटेड एलीट सेक्शन जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट में, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि दो रिवोल्ट जो था 1857 का जो रिवोल्ट था, दो इट वाज लोकलाइज्ड, दो इट वाज लूजली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, लेकिन उन लोगों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्लस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वहां पर एक सेंस, एक डिग्री ऑफ यूनिटी, डिटर्मिनेशन और पैट्रियोटिज्म का फीलिंग आया। साथ ही साथ में दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और ऑल इंडिया अगर हम कुछ ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम ब्रिटिश रूल से फ्री अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये जो चेंज था, ये पॉजिटिव चेंज सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। हालांकि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत है या नेशनल कॉन्शियसनेस की जो शुरुआत है, वो यहीं से होती है। ठीक है भैया, ब्रिटिश रूल तो अपना काम कर ही रहा था। दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गई। पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब कौन आया? अब आ गया ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। हालांकि जो एजुकेटेड सेक्शन था सोसाइटी का, उनको लगा कि कंपनी ही एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की है, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसे ये सब नहीं पता। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, उसे ये सब नहीं पता। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में इंडियन टेरिटरीज आ गई हैं, तो वो डेवलप करेंगी। भैया, ये एक मिसनोमर था, यानी कि मिथ था, झूठ था। ठीक है, एक पानी का बुलबुला था जो कि फूट गया, तुरंत फूट गया। और ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश रूल अपना जो एक्सप्लॉयटेशन का काम था, ऑपरेशन का जो काम था, उसे पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने फॉलो किया, पूरी ईमानदारी के साथ उसे फॉलो किया। और सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो है, इसी के कारण जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी वो ग्रो होना शुरू हुई। ठीक है भैया, इंडियन सिविल सर्विसेज का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। 1861 के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट से इंडियंस जो है अब वो यूरोप जाने लगे पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में जाके वो पढ़ाई करते थे। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम को वो compete करते थे। सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो इंडिया आते थे, अपने साथ में लाते थे वहाँ की जितनी भी जो विचारधारा है,
ठीक है, जो ब्रिटेन में प्रेवलेंट थी उस टाइम पर, जो पूरे यूरोप में प्रेवलेंट थी, अ डिग्री ऑफ यूनिटी, पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको वो इंडिया में लेकर के आए। इंडिया में लेकर के आए, इंडियन पोजीशंस, इंडियन कंडीशंस को उन्होंने समझा, समझने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इंडिया में भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है और यहाँ से हम हमारे नेशन को फ्री कर सकते हैं। हालांकि चूंकि इंडिया जो है एक डिपेंडेंट नेशन था, एक कॉलोनी था, तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन उनको वहाँ पर भी फेस करने को मिलते थे, वहाँ पर भी उनको फेस करने को मिलते थे। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि इनिशियल फेज में इस ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस को जो है बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करता चला गया, प्रोग्रेस करता चला गया, उनका इसके अगेंस्ट में काफ़ी एक रिएक्शन आना शुरू हो गया। उन्होंने भी रजिस्ट करना शुरू कर दिया अपनी पॉलिसीज़ को, उसी तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था उसे और विग्रसली फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ गॉट इट। ठीक है ना, हिस्टोरियंस भी बिलीव करते थे कि पार्टली जो नेशनल कॉन्शियसनेस है, ठीक है, दो ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के लिए एक स्ट्रांग रिएक्शन था उनके अगेंस्ट में, ठीक है, और पार्टली इट वाज द रिजल्ट ऑफ इंडियन रेनेसा। ठीक है, यानी कि इंडियन रेनेसा, कल्चरल अवेकनिंग जो हुई, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुए, कुछ हद तक जो है ये हमारा जो कॉन्शियसनेस था, नेशनल कॉन्शियसनेस जो था नेशन के बारे में, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, तो इसके बारे में मतलब ऐसा हिस्टोरियंस बोलते हैं, सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जितने भी रिफॉर्मिस्ट थे उस टाइम पर, उन्हीं लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड दे फॉर्म द बेस। उन्होंने ही ढेर सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए, अपनी डिमांड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी, ठीक है, अपनी डिमांड ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, इट वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ ब्रिटिश राज। क्या भैया? इट वॉज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, यस, इट वॉज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, कि भाई उन्हीं की रिएक्शनरी जो पॉलिसीज थी, ठीक है, ऑप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव जो पॉलिसीज थी, उन्हीं के लिए। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लॉर्ड लिटन आते हैं, ठीक है, यस, लॉर्ड लिटन बनते हैं द वाइस रॉय, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, उनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा एजिटेशंस भी हुए। ठीक है, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, लोअरिंग द एज ऑफ द सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये सब फैक्टर्स बने, ये सारे के सारे फैक्टर्स बने। ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, तो ये सब फैक्टर्स बने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑल इंडिया लेवल पर, और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑल इंडिया लेवल पर जो है इस मूवमेंट की शुरुआत करने में, ठीक है। तो ये चीज़ भैया ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं हुआ था, ये मैंने पहले भी बताया आपको, कोई भी चीज़ ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, धीरे धीरे विद द टाइम वो डेवलप करती है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ थी इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस की, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। जितनी भी इंपीरियल पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था इंडियंस का। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंडियन रेनेसा उससे हुआ, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा। ठीक है, तो यस, इन द वेरियस फॉर्म्स, तो इसने जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है इम्पल्स दिया। और एक इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, ठीक है, जिसने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज किया, नॉट इवन इन इंडिया, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को ऑर्डर को भी उसने चेंज किया, इन्फ्लुएंस भी किया, एंड दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट, यस, फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जब स्प्रेड हुए, ठीक है, और यस, हालांकि टाइम लगा इंडिया आने में भी इन कॉन्सेप्ट्स को, वो भी तब जब हम लोग यूरोप गए पढ़ने के लिए। जो इंडियन एजुकेटेड एलीट थे, ठीक है, जब वो वहाँ से लौट करके आए तो अपने साथ ये प्रिंसिपल्स को लेकर के आए, ठीक है, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का, जो कि इंडिया में उस समय प्रिवेल नहीं कर रहा था। तो उसके साथ साथ तो क्या हुआ भैया कि यहाँ पर ग्रोथ शुरू हो गई। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट भैया देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे ना, मैंने उसको इस तरीके से अरेंज किया है कि जो सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है वो सबसे पहले है, ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रोमिनेंसी
धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। क्योंकि बाय द वे अगर क्वेश्चन आ गया और जिसमें यही सारे फैक्टर्स ऑप्शन के फॉर्म में आ गए तो आप क्या कीजिएगा, आप किस पर टिक करेंगे? भाई सारे ही फैक्टर्स हैं। तो भैया सबसे प्रोमिनेंट जो फैक्टर था दैट वाज द यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन। यस, इमेजिन भाई, इंग्लिश रूल के स्टैब्लिश होने से पहले क्या इंडिया था? नो, एज सच यूनिफाइड नहीं था लेकिन एज सच यूनिफाइड नहीं था, एक पूरा नेशन का नाम नहीं था भाई। मुगल एम्पायर, उसके बाद गोलकोंडा का किंगडम, बीजापुर किंगडम, मराठा किंगडम, कर्नाटक, मैसूर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया तो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ बन गए, छोटे छोटे जो है रूल, छोटे छोटे जो स्टेट्स ये डेवलप हो गए, रीजनल किंगडम्स डेवलप हो गए, है ना। इन सारी रीजनल किंगडम्स को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया और यूनिफाई कर दिया, यानी कि एक एंटिटी बना दिया। क्या हुआ? एक एंटिटी बना दिया। अब उससे क्या हुआ? एक एंटिटी बनाने से एक कॉमन पॉलिटिकल सेटअप बना, अ सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक कॉमन बना, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी एक जैसा हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी एक जैसा हुआ। इसीलिए ब्रिटिश रूल का, दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, पर ब्रिटिश रूल का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था दैट वाज द यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन। हालांकि उन्होंने यूनिफाई किया था एक्सप्लॉइटेशन के लिए, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया एक्सप्लॉइटेशन के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी डिज़ाइन करी एक्सप्लॉइटेशन के लिए, लेकिन बॉस हम लोगों ने उसमें भी पॉजिटिव चीज़ निकाल ली। कंट्री यूनिफाइड हो गई और हमारे अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनलिज्म जैसा जो फीलिंग है ये भी डेवलप हुआ। एंड यस, वी स्टार्टेड फाइटिंग, वी स्टार्टेड रजिस्टिंग द ब्रिटिश रूल, वी स्टार्टेड रजिस्टिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, कॉमन सेट लॉज थे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एक जगह से दूसरी के ट्रांसफर होते थे, यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, कोडिफाइड सिविल एंड द क्रिमिनल लॉस, कंसेप्ट ऑफ वन सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई और इसने फॉस्चर किया द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को। इसने फॉस्चर किया स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को। यूनिफिकेशन हुआ भैया, न्यू मोड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ये आ गया, एक कॉमन लैंग्वेज आ गई, कॉमन लैंग्वेज आ गई अब। ठीक है, साउथ इंडियन जो है वो नॉर्थ इंडियन से अब बात कर सकते हैं और ये लैंग्वेज का नाम था इंग्लिश। एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप हो गई, इस कॉमन लैंग्वेज का नाम था इंग्लिश। ठीक है दोस्त, क्लियर है? तो ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। किया क्यों? सिर्फ रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए, सिर्फ रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए, और इकोनॉमिक पॉलिसीज से जो फेट था लोगों का वो एक हो गया। बंगाल में फेमिन आता था तो साउथ इंडिया में फूड ग्रेन्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते थे, सप्लाई एक रीजन से दूसरे रीजन में शुरू हो जाती थी। ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफिक सर्विस, एंड टेलीग्राफिक एंड टेलीग्राफिक सर्विस। ठीक है, टेलीग्राफ ये सर्विसेज जब स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर तो जितने भी एजुकेटेड मासेस थे, लीडर्स थे, वो सब एक साथ आ गए, वो एक साथ आ गए। एक्सचेंज, पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल व्यूज़, ये सब एक्सचेंज होना शुरू हो गए। इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर डिस्कशन शुरू हो गया, पब्लिक ओपिनियन आना शुरू हो गई। प्रेस, यस दोस्त, प्रेस, इसका डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ, प्रेस इसका डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ये डेवलप हुआ। दो भैया ब्रिटिश, इसीलिए इसे कहा जाता है अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज। यस, अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आए, क्रिटिकली एनालाइज दैट द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, डिस्कस द स्टेटमेंट, द इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ चाइल्ड ऑफ अ ब्रिटिश राज। ठीक है, ये चीज़ तो आप इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स को वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, अपना आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, एज पर द नीड, 100 वर्ड्स में आया तो उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, 150 वर्ड्स में आया तो उसके अकॉर्डिंगली उसको और एलैबोरेट कर सकते हो, 250 वर्ड्स में आया तो और एलैबोरेट कर सकते हो।
ठीक है, तो यही पॉइंट्स को हमको ऐसे आंसर्स में इलैबोरेट करना है। गॉट इट दोस्त, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन, सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट का कॉन्ट्राडिक्शन तो इंटरेस्ट में ही होगा। इंडियंस का इंटरेस्ट किसी और चीज में है और कॉलोनी बन गया इंडिया तो इंपीरियल इंटरेस्ट किसी और चीज में है। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है भाई? अपना घर है, अपना घर है, उसे हमको डेवलप करना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो अपना घर होता है हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर को हम लोग सजाते हैं, उसमें और नई नई चीज़ें बनाते हैं, है ना, ये चीज़ उसे सुंदर बनाते हैं, ठीक है, ताकि कोई देखे तो कहे कि वाह यार मज़ा आ गया, इंडिया हमारा घर है। लेकिन इम्पीरियलिस्ट जो आए थे, इंग्लिश कंपनी जो आए थे, उन्होंने इसको अपना घर कभी नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ बोला कि यहाँ से एक्सप्लॉइट करो और अपने घर यानी कि ब्रिटेन में जाके भेजो। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसके पहले भी इन्वेडर्स आए, ऐसा नहीं है कि इन्वेडर्स नहीं आए इंडिया के अंदर, अटैक्स नहीं हुए, बाहर से लोग आकर के सेटल नहीं हुए, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन उसका एक क्या था कि वो आए और यहीं बस गए, उसने अपना घर यहीं बना लिया, ठीक है, उन्होंने अपना घर इंडिया को ही बना लिया, ठीक है। तो इसीलिए उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ, इसीलिए इंडिया का रूलर्स, उन रूलर्स के टाइम पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो थी वो नहीं आई, बिल्कुल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बिल्कुल नहीं आई। जो भी कुछ हुआ वो इंडियंस के इंटरेस्ट में हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ थी, यहाँ पर क्या था, कुछ और चीज़ थी। ब्रिटिश जितने भी थे सिस्टमैटिक मैनर में, ब्रिटिश जितने भी थे सिस्टमैटिक मैनर में जितना भी रिसोर्सेज था उस सब को वो अपने साथ लेकर के, इंडिया के रिसोर्सेज को वो सब ब्रिटेन लेने लगे, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पता है, हमने पढ़ा था, ट्रेडर्स की तरह आए और ट्रेडर्स की तरह ही रहे। ट्रेडर का काम क्या होता है यार? बिजनेस क्लास होती है, बिजनेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही काम होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस है उसका एक ही आउटकम होता है या एक ही उसका समराइज में या एक ही चीज़ में आप उसको डिफाइन कर सकते हो, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो वो ट्रेडर तो यही थे भैया, यही थे। इसीलिए उन्होंने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करी और सस्ते में गुड्स खरीदना या फ्री में ही लेना, तो पॉलिटिकल पावर बन गए, है ना। तो ये उनका प्राइमरी मोटिव था। ये क्या था उनका? ये उनका प्राइमरी मोटिव था। और सारी की सारी पॉलिसीज सिर्फ इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए थी, सिर्फ इंडिया को एक्सप्लॉइट करने की थी। तो उससे क्या हुआ? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर प्रिवेल करने लगी। ना पहले पॉवर्टी था, गरीबी क्या होती है हम लोग नहीं जानते थे भैया। भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, अ गोल्डन बर्ड, ठीक है। पर लेकिन अब क्या हुआ? पॉवर्टी आ गई, ठीक है। डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारे आर्टिसंस, पीजेंट्स, हैंडीक्राफ्टमैन्स, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो कैपिटलिस्ट ये सब बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करने लगा, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेंजर्ड लेबर्स, लैंडलेस लेबरर्स, इन सब का डेवलपमेंट शुरू हो गया, इन सब का डेवलपमेंट शुरू हो गया, ठीक है। इंडियंस जितने भी थे वो सब अब आउटसाइड इंडिया सेटल होना शुरू हो गए। जितने भी प्लांटर्स थे वो इंडियंस को अपने साथ ले जाने लगे, ठीक है। अरे भैया यहाँ पर तो कुछ काम है नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, उन प्लांटर्स के साथ, उन यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं, मर्चेंट्स हैं, उन सब के साथ चले जाते हैं किसी और दूर देश में, वहाँ पर जाके कुछ काम करेंगे, पैसा अर्न करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे पैसा कमा के, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इंटरेस्ट था उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। गॉट इट? ये पॉइंट। उसके बाद भैया वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न एजुकेशन, ये आई। इसने भी काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, नेशनल कॉन्शियसनेस में इंडियन रेनेसां का काफ़ी बड़ा रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि जितने भी एजुकेटेड सेक्शन था, जो एजुकेटेड वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन में जिन्होंने अपनी तालीम हासिल करी, ठीक है, वो कहाँ गए? वो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए गए। कहाँ पर? इंग्लैंड, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने सारे जो कॉन्सेप्ट थे एक फ्री सोसाइटी के वो देखे, ठीक है। जितने भी मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ थे उन सब को इंडियन सीन में, इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में एसिमुलेट करना शुरू किया। इंग्लिश तो मीडियम था ही, ठीक है, हर चीज़ को बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई। और साथ में मॉडर्न एजुकेशन या वेस्टर्न थॉट्स का एक सबसे बड़ा जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया। यस, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कम्युनिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, एक्सचेंज होना शुरू हो गए पॉलिटिकल आइडियाज़। यस,
जितने भी इकोनॉमिक मिजरीज थे इंडिया के, जो इंडिया की सफरिंग्स थी, उन सब के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। यस, और उसको कैसे दूर किया जाए, ये व्यूज़ भी आना शुरू हो गए, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। तो ये फैक्टर था, ठीक है। लिबरल प्रोफेशंस इंडियंस ने लेना शुरू किए, लाइक दे बिकेम लॉयर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, ये पार्ट गॉट इट। नाउ रोल ऑफ प्रेस इन लिटरेचर, यस ऑब्वियस सी बात है भाई, आज मेरे कोई व्यूज़ हैं तो मेरे को आप तक डिसिमिनेट करने हैं, मैं लिटरेचर के फॉर्म में डिसिमिनेट करूँगा, ठीक है, एक उनको व्यूज़ को अच्छे से लिख करके मैं आप तक पहुँचा दूंगा, है ना। प्रेस है तो भैया पेपर पब्लिश होना शुरू हो गए तो मैं उसमें आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दूंगा, जिससे मेरे व्यूज़ आना शुरू हो जाए, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए, ठीक है। ये चीज़ जितने भी ऑफिशियल पॉलिसीज थी उन सबको प्रेस क्रिटिसाइज तो करता था, लेकिन साथ ही साथ में वो लोगों को यूनाइट भी करता चला गया। डेमोक्रेसी क्या होती है, सेल्फ गवर्नमेंट क्या होते हैं, ये जो आइडियाज़ हैं ये सब स्प्रेड होना शुरू हो गए। अगर आप अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेस, ठीक है, यानी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उसमें आप देखोगे कि 1857 से लेकर के 1885 तक ढेर सारे न्यूज़पेपर्स इंडिया के अंदर पब्लिश होते हैं, ढेर सारे। नॉट इवन इन 1857, हम लोग इसे 1835 से बोलेंगे, बिकॉज चार्ल्स मेटकाफ जो है वो 1835 में फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसा कुछ लेकर के आते हैं, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन प्रेस कहा जाता है, मिस्टर चार्ल्स मेटकाफ। तो लेकिन यहाँ से लेके 1885 तक ढेर सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होना शुरू हो गए। हालांकि 70s के दौर में जब हम आएंगे, 1870s के दौर में, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे एक्ट्स प्रेस को रोकने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को रोकने के लिए ये लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं? वो इसीलिए लाए जाते हैं कि इस प्रेस से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो लोगों को यूनाइट किया जा रहा था, ब्रिटिश की जितनी भी ऑफिशियल पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनको रोकने के लिए, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। तो ये था रोल प्रेस का और लिटरेचर का, ठीक है। नाउ अब इंडिया के पास्ट की डिस्कवरी है भैया। जैसे ही हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला, ब्रिटिशर्स ने ये कहा इंडियंस आर बॉर्न टू बी रूल्ड। आर्यंस थे वो भी बाहर से आए, ये थ्योरी स्टैब्लिश की गई कि आर्यंस जो हैं वो भी बाहर से आए हैं, ठीक है। और ये जो लैंड मास है इसमें सिर्फ जो इन्वेडर्स हैं वही रूल करते हैं, तो हमने भी किया तो क्या गलत किया। लेकिन भैया स्वामी विवेकानंद जी, RL मित्रा, इंडियन स्कॉलर जो मैक्स मुलर, इन सब के थेरीज आना शुरू हुए और एक पिक्चर डेवलप शुरू हुआ, यस, कि भैया इंडिया में एक वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, यस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडिया का एक डिस्टिंक्ट हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर है, बहुत सारे एंशिएंट एंड मीडिएवल सिटीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक हार्शनेस के कारण खत्म हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं, ग्राउंड पर आ चुके हैं, ठीक है। एक टाइम पर वो सिटीज़ वर्ल्ड रेनाउंड सिटीज़ थे, लेकिन अब ज़ीरो हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास का ग्लोरियस पास्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट जैसी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई और उसने इस नेशनल कॉन्शियसनेस को एक अलग ही रूप, एक अलग ही रास्ता दिखाया, ठीक है। यूरोपियन स्कॉलर्स की जो इंडो आर्यन थ्योरी थी, जिसे मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस और इंडियंस एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल बूस्ट इंडियंस को मिला। बोले आप और हम तो एक जैसे ही हैं भैया, यस, वही सेम रेस है ना। आर्यंस ईरान के रास्ते यूरोप में भी गए थे, ठीक है, और उसके बाद वो मतलब कुछ एक ब्रांच इंडिया में भी आ गई, तो भाई एक ही तो हुए, एक ही फैमिली के हम लोग, दो भाई हैं, ठीक है, पर आप हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, गलत बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस जो हमको मिला, कॉलोनियल मिथ को डिमोलिश कर दिया इसने, ठीक है, डिमोलिश कर दिया और कहा कि नहीं भैया हम कर सकते हैं। और बाकी फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का जो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है, बिकॉज जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, दे वर अगेंस्ट द ऑल ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, सती सिस्टम, विडोज को रीमैरिज का डिनायल, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, है ना, ये चीज़, लोअर कास्ट का सेपरेशन, है ना। तो ये चीज़ें, बाकी काम जो है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन लोगों ने किया। इंडिया की जितनी भी ग्लोरियस जो एंशिएंट इंडिया का जो पार्ट था, ग्लोरियस पार्ट था कि भाई यूरोप में कुछ भी नहीं था, तब वहाँ पर इंडिया में एक वेल मैनर्ड कल्चर, ठीक है, प्रिवेल करता था, ठीक है, प्रिवेल करता था। ये चीज़, हमारा एक अच्छा रिलीजन था, ठीक है, जिसमें कुछ भी बायसनेस नहीं थी, कल्चर था,
ठीक है। ये कंपोजिट कल्चर था, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता हुआ कल्चर था, ये इंडिया में फ्लरिश करता था एक भैया एक समय में। लेकिन अब जो है ये चीज़ें खत्म हो गई, ये चीज़ें खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? बिकॉज ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द यूरोपियंस। तो उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण कॉन्शियसनेस को और बूस्ट मिल गया, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। स्वराज ये जो वर्ड था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार दिया, ठीक है। बहुत सारे आर्य समाजिस्ट आ गए, बिकॉज आर्य समाजिस्ट जो है वो कास्ट को बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, कास्ट को बिलीव नहीं करते थे। और आर्य समाजिस्ट ही थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती के डिसाइपल, लाला लाजपत राय उनके फॉलोअर, ठीक है, बीजी तिलक उनके फॉलोअर। और यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म का डेवलपमेंट फिर कांग्रेस के अंदर लेटर फेज में हमको देखने को मिलेगा, ठीक दोस्त। ये चीज़ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, एक मिडिल क्लास डेवलप हो गई इंडिया के अंदर। वर्किंग क्लास, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स, ये जो है आ गए। टाउन्स डेवलप होना शुरू हो गए, मिडिल क्लास, एक अर्बन मिडिल क्लास टाउन्स बनना शुरू हो गए। और ये जो सोसाइटी थी, हालांकि ये माइनॉरिटी में तो थे, हालांकि ये माइनॉरिटी में थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डायनामिक माइनॉरिटी थी, ये सबसे ज़्यादा डायनामिक माइनॉरिटी थी। और इसने एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर दी, वो स्प्रेड करना शुरू कर दी। क्यों? वाई? बिकॉज ये इंटीग्रेटेड थी, वेल इंटीग्रेटेड थी, ठीक है, ये चीज़ वेल इंटीग्रेटेड थी, ठीक है। न्यू पोजीशंस, भैया ऐसा नहीं था कि एक रूलिंग क्लास ही है, एक रूलिंग क्लास है और एक लोअर क्लास है। ये जो मिथ था इसको उन्होंने ब्रेक कर दिया, बोले कि नहीं भैया रूलिंग क्लास जैसी कुछ भी नहीं, ठीक है, रूलर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है एक क्लास और है, मिडिल क्लास, ठीक है। ये चीज़ प्रोफेशनल्स यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है, इस वेरियस प्रोफेशंस ये डेवलप होना शुरू हो गए। गॉट इट? तो ये एक स्ट्रक्चर में चेंजेस आया यहाँ पर, ठीक है। कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स ढेर सारे थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर स्पेनिश और पोर्चुगीज जो एम्पायर थे साउथ अमेरिका में, वहाँ पर लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट होना, इटली का यूनिफिकेशन, ग्रीस में जो मूवमेंट थे, आयरलैंड में जो नेशनलिस्ट रैंक के लीडर्स थे, ठीक है, दो ये लेटर फेज में आया इंडिया के अंदर, इनके आइडियाज से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। बट ये भी कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स जो सब वर्ल्ड वाइड चल रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने भी इसको इन्फ्लुएंस किया। तो इसीलिए ये सबसे लास्ट में लिखा गया है दोस्त। और बाकी तो फिर रिएक्शनरी पॉलिसीज़ तो थी भैया, जो रेशियल सुपीरियरिटी थी, जो मिथ था वाइट सुपीरियरिटी का, ठीक है, उसे ब्रेक किया गया। लिटन का खासकर की रोल बहुत बड़ा है, लिटन का रोल खासकर की बहुत बड़ा है। इंडिया में आता है फेमीन 1876 में, लिटन बोलते हैं पैसा नहीं गवर्नमेंट के पास उस फेमीन को जो है ख़त्म करने के लिए, उस फेमीन को काउंटर करने के लिए। और उसी टाइम पर एक दिल्ली दरबार जो है ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, क्वीन को कैसर हिंद का टाइटल देने के लिए। ओहो, उसके लिए पैसा कहाँ से आ गया? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस की फ्रीडम को कर्ब करने के लिए। आर्म्स एक्ट, इंडियंस की फ्रीडम को कर्ब करने के लिए, ठीक है। और फिर ऊपर से एग्जामिनेशन, ये ICS एग्जामिनेशन का जो एज है उसे कम कर देना, 21 से 19 ईयर्स ला देना, यानी कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज एग्जाम से भी दूर रखने की पूरी तैयारी। ओहो, ये भैया अब ना होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब हमको जो है इतना आप लोगों ने कर्ब कर दिया, हमारी फ्रीडम को इतना ज़्यादा आपने छीन लिया है हमसे ले लिया है कि अब ये सब बर्दाश्त के बाहर है, अब ये सब बर्दाश्त के बाहर है। अब हमको रिवोल्ट करना ही हो, अब हमको एक नॉट रिवोल्ट, अब हमको एक जो है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट करना होगा। और फिर आती है 1883 की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी, दैट वाज द इल्बर्ट बिल। क्या था इल्बर्ट बिल? है ना, इल्बर्ट बिल ये था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आता है। लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिबरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इल्बर्ट बिल क्या था कि पहले क्या होता था जुडिशरी में पहले क्या होता था कि दो टाइप के जजेस होते थे, एक होते थे यूरोपियन जज और एक होते थे इंडियन जज, ठीक है। नाउ मान लो किसी भी यूरोपियन को कन्विक्ट किया गया, तो अगर यूरोपियन को कन्विक्ट किया गया है तो वो पर्टिकुलर यूरोपियन जो है, जो केस है, वो सिर्फ यूरोपियन जज ही कंटेस्ट उसके लिए सुन सकता है। पर मान लो किसी इंडियन को कन्विक्ट किया गया, तो इंडियन का जो केस है वो या तो इंडियन सुनेगा या फिर यूरोपियन सुनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंगली, इल्बर्ट ही वाज अ लॉ मेंबर ऑफ रिपन्स काउंसिल, उन्होंने क्या किया, बिल बनाया और उसमें कहा कि अब भैया जो यूरोपियन है
उसके केसेस को इंडियन भी सुन सकते हैं। ठीक है, इंडियन जज भी जो है वो सुन सकता है। अरे भैया, यहाँ पर दिक्कत शुरू हो गई, यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो गई, और जितने भी यूरोपियंस थे उन्होंने एजिटेट करना शुरू किया इस बिल के अगेंस्ट में। इस बिल के अगेंस्ट में क्या रिजल्ट निकला इसका? इस बिल को रिपील कर दिया गया, इस बिल को रिपील कर दिया गया। अब देखो भैया, यहाँ से यूरोपियंस ने इसको रिटेलिएट किया, इस बिल को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ढेर सारे लेटर्स, पिटिशंस, ये सब डाले, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑर्डर किया, रिपन को ये बिल हटाना पड़ा, रिपन को ये बिल हटाना पड़ा, रिपील करना पड़ा। ठीक है, ये बिल आया ही नहीं कभी। तो यहाँ पर इंडियंस के दिमाग में एक चीज़ आई, बोले यार अगर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और सही तरीके से, प्रॉपर चैनल से अगर हम भी एजिटेट करें, कुछ ऐसा करें, तो हमको भी हमारी डिमांड्स मिल जाएंगी। मिथ था ये, लेकिन सोचा तो सही। तो यहाँ से आइडिया मूटअप हुआ, और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के दिमाग में ये चीज़ पहली बार आई, और उन्होंने कहा कि अब हम ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन सब को, सबके ओपिनियंस को एक करते हैं, और पिटिशंस दायर करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, हमारी भी दरख्वास्त जो है, हमारी भी पिटिशन जो है, ये सुन ली जाएगी, हमारी भी प्रेयर जो है ये सुन ली जाएगी, और हमें भी कंसेशंस मिल जाएंगे। गलत फहमी में थे भैया, वो तो यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, हम तो इंडियंस हैं, उनका काम था हमको एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ही करना है उनको, तो वो हमारी नहीं सुनेंगे, और ये हम जानते भी हैं, नहीं सुनी उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़, लेकिन इसका एक पॉजिटिव स्टैंड था कि एक ग्रुप बनाने की जो मुहिम थी वो स्टार्ट हो गई, एंड उस ग्रुप को कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैंने यही कहा आपको कि इस बिल ने सिखा दिया कि कैसे एजिटेट करना है अपने राइट्स के लिए और अपनी डिमांड्स के लिए, कैसे एजिटेट करना है अपने राइट्स के लिए और अपनी डिमांड के लिए। गॉट इट? क्लियर ये चीज़? ठीक है, तो ये था फैक्टर ना। बहुत सारे एसोसिएशंस बने 1885, यानी कि 1885 जो ये ईयर है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होती है। ठीक है, ये चीज़, तो इससे पहले ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज फॉर्म्ड इन 1836, हालांकि कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। पहला जो प्रोमिनेंट बना दैट वाज द लैंड होल्डर्स सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एज अ जमींदारी एसोसिएशन इन द ईयर 1844। ठीक है, इसके पहले बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, जो कि इंग्लैंड में एक बनी सोसाइटी की ब्रांच थी, जो कि 1839 में बनी। ये जो ज़मींदारी एसोसिएशन था, ये क्यों बनाया गया? ये बेसिकली ज़मींदार्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, जो ज़मींदार्स थे उनका कुछ इंटरेस्ट था। ये ग्रुप आपस में मिला, ग्रुप आपस में मिलने के बाद उन्होंने गवर्नर जनरल को या ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ अपनी डिमांड्स पुटअप करी, तो उसके लिए, ताकि फेवर मिल सके जितने भी ज़मींदार्स हैं उन सबको। ठीक है, फिर 1851 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी और ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी वो एक बन के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गई, और अपनी कॉमन डिमांड्स पुट करना शुरू कर दिया। और इनकी जो डिमांड्स थी, इनका हमको जो है देखने को मिलता, आउटकम हमको देखने को मिलता है 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में। अब उसके बाद 1872 में आनंद मोहन बोस जी जो है बनाते हैं इंडिया लीग, और कलकत्ता में ही इंडियन एसोसिएशन डेवलप होती है 1876 में बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, बिल्कुल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कलकत्ता में बनी थी उसके जैसी 1852 में ये स्टैब्लिश होती है, और मद्रास में भी ऐसी ही एक ब्रांच डेवलप होती है। ठीक है, यस, रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, रीजनल जितने भी इंटरेस्ट हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उन सबको ब्रिटिश पार्लियामेंट तक और गवर्नर जनरल तक पहुंचाने के लिए 1867 में पूना सार्वजनिक सभा ये बनाते हैं मिस्टर गणेश वासुदेव जोशी एंड एस.एच. चिपलुंकर। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा 1884 में स्टैब्लिश होती है बाय एम वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चर्लू। ये नाम हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। यस, ये नाम हमको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक ट्रायो आता है इंडिया के अंदर, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों का, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनती है। ये तीनों काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सन हैं। यस, और ये एसोसिएशन भी काफ़ी
प्रोमिनेंट है। इन एसोसिएशंस के ढेर सारे डिमांड्स हैं जो पुटअप किए गए। भैया इंडिया तो इंडिया के बाहर कैसे बने? तो पहला इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड में एक लंदन इंडियन सोसाइटी स्टैब्लिश करते हैं इन द ईयर 1865। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष। फिर अक्टूबर 66 में दादा भाई नारोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये स्टैब्लिश करते हैं। दादा भाई नारोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़ ये 1866 में लंदन में ये जो है इस्टेब्लिश की जाती है। फिर उसके बाद में इसकी ब्रांचेस 1869 में मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, लेकिन फिर ये अपना इन्फ्लुएंस खो देती है। यस, एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल्सो, ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल्सो। इंडियन कॉजेज़ के लिए मैरी कारपेंटर जो कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन इस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है, यस, इन द ईयर 1867। और फिर इंडियन सोसाइटी इंग्लैंड में इस्टेब्लिश होती है 1872 में बाय आनंद मोहन बोस, बाय आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो ये ठीक है। अब इनका एसोसिएशन का जो काम था ये था, भाई कांग्रेस से पहले आई तो भैया इनका बस यही था कि जो कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, ठीक है, यस, कॉटन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है, उस मतलब जो नहीं है वो उसे इम्पोज किया जाए। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको इंडियनाइज किया जाए, इंडियनाइजेशन किया जाए। हमने पढ़ा था ना, फिर लिटन लेकर के आते हैं, है ना, कोवर्नेटेड सिविल सर्विस, अनकोवर्नेटेड सिविल सर्विसेज, इस तरीके से। तो ये सब कुछ किया जाए, ठीक है। अफगान एडवेंचर्स जितने भी थे भैया, वहाँ पे इंडियन सिपाहीज बहुत सारे डाइड आउट हो रहे हैं, बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, हम एक ग्रुप्स बना सकें, ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड गेट फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस। तो ये चीज़ें भैया कर्ब था, बिल्कुल नेशनल फीलिंग्स को इस तरीके से कर्ब भी किया जा रहा था, ठीक है दोस्त, ये पार्ट गॉट इट, ठीक है। ये चीज़ अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर्स, इनलैंड माइग्रेशन जो था, इल्बर्ट बिल को सपोर्ट करने के लिए, है ना, प्रो इंडिया पार्टीज जो कैंपेन कर रही हैं ब्रिटेन में, उनको वोट करने के लिए राइट्स मिले हमको, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज का एज जो रिड्यूस किया है उसको हटाने के लिए, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराने के लिए, इल्बर्ट बिल, तो ये तो था ही, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो इन पॉइंट्स के लिए इन डिमांड्स को पुटअप किया गया, ठीक है, इन डिमांड्स को पुटअप किया गया, गॉट इट, ये चीज़ क्लियर, ये पार्ट, ठीक है दोस्त। तो ये था अपना आज का सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ इंडियन कॉन्शियसनेस का। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेजेस। तो अब हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होगा अगली क्लास से। तो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।